जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, जैसा हमने अनाउंस किया था, हम अपनी फ्री बैचेस फॉर एनडीए 1 2025 एंड सीडीएस 1 2025 के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपके जीएस, इंग्लिश और मैथ्स के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो जीएस का सब्जेक्ट है, उसमें पहला हम लेके चल रहे हैं पॉलिटी। तो आज मैं आपको पॉलिटी के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी पेपर पैटर्न पे बेस्ड हैं, जो सिलेबस ओरिएंटेड है, वो मैं कवर कराना आज से शुरू कर रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो आप अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं आपको बहुत बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से, जीरो से पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर कोई फ्रेशर है उसके लिए भी अच्छा है, और अगर कोई पहले पढ़ भी चुका है तो उसके लिए भी नई नई चीजें एक रिकॉल भी हो जाएंगी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो देखिए, पॉलिटी में मैं आज की क्लास स्टार्ट क्या करूंगा, बेसिक्स। तो मैंने यहां पर पहले ही मेंशन कर दिया है बेटा, बेसिक्स की क्लास पहली चलेगी। देखो, हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले तो हम बेसिक्स कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे और फिर संविधान के उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन टर्म क्या है, अब आपके मन में ये होना चाहिए। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, कैसे बना, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आज आप समझेंगे। देखो, सबसे पहले 1947, आप सबको पता है कि इन 1947 जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद हुआ ब्रिटेन की गुलामी से। ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। पहले तो आप ये दो शब्द समझो, ठीक है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पर ही आऊंगा, पर बिल्कुल और डिटेल में पीछे से जाके आपको समझा रहा हूं। देखो, 1947 में जब ब्रिटिश यहां से गए तो जब आजादी मिली तो आजादी मिली 565 ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो 565 ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स थे, यहां लिख देता हूं मैं 565 आपकी टोटल ब्रिटिश प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, तो ये 565 ब्रिटिश प्रांत और राजाओं की रियासतें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुई। अब इसमें ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या है, आपने सुना होगा दैट हमने 1757 में आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासे। तो प्लासे के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, है ना। तो इस तरह से जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट का, आप एट दी एंड मान के चले कि जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था, वो कहलाया ब्रिटिश प्रोविंस। और जहां पर राजाओं की रियासतें थी, जहां राजा शासन कर रहे थे अंडर ब्रिटिशर्स, वो कहलाई प्रिंसली स्टेट्स। जैसे भोपाल की रियासत हो गई, राजस्थान में बहुत सारी रियासतें थी, है ना। तो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंस मिलाकर के 565 थे। अब ये आजाद हो गए। अब आप सोचो कि जब ये सब आजाद हो गए तो यहां पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इनको गवर्न करने के लिए, अब नोट करना मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, टू गवर्न, गाइड, रूल। देखो मैंने क्या शब्द लिखा, टू गवर्न, गाइड, रूल, टू प्रोटेक्ट, कॉमा, इसके अलावा कह सकते हैं गिव राइट्स। ठीक है, इन किसको, टू गवर्न, गाइड, रूल और टू प्रोटेक्ट, गिव राइट्स टू हुम। तो यहां पर आप ध्यान रखें, टू द पब्लिक, टू द पब्लिक और सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ये भी कह सकते हैं। किसी भी देश के लोगों को गवर्न करना है, गाइड करना है, रूल करना है, प्रोटेक्शन देनी है, अधिकार देने हैं, ये सब चीज करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें एक ऐसी नियमावली, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि हम उस देश की पब्लिक को गवर्न कर सकें। बिकॉज जब हम आजाद हुए तो इन आजादी के बाद इस पब्लिक को, इस जनता को गाइड करना है, गवर्न करना है, तो उसी के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो यही एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी हुई कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन
जिससे कि हम किसी भी देश के नागरिकों को गवर्न कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन देना है, उनको अधिकार देने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ रही है, इजंट इट? अच्छा, अब आगे बढ़े अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा दो प्रकार का है, टू टाइप्स। सबसे पहले एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, कैसा होता है? रिटन। दूसरा होता है अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज लिखी गई है उसको कोडिफाई किया गया है बेटा। क्या किया गया है? कोडिफाई। कोडिफाई का मतलब क्या कह सकते हैं? हमने जो मैटर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंट जो हमने बनाया, जो कंटेंट या मैटर कॉन्स्टिट्यूशन में है, समझना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंटेंट है, जो मैटर है, उस मैटर में जो स्टेटमेंट है, उस मैटर में जो स्टेटमेंट्स हैं बेटा, उन स्टेटमेंट्स को हमने एक कोड नंबर दे दिया है। क्या दे दिया है बेटा? हमने कोड नंबर दे दिया है। ठीक है, आप ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि ऐसा संविधान जिसका मैटर हमने पॉइंट वाइज लिखा है। कैसे लिखा है? पॉइंट वाइज। अब ये कोड नंबर क्या है? इसी कोड नंबर को आप मानकर चलो, हम कहते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लो हमारे देश में, जैसे हम जानते हैं कि वी हैव अ पार्लियामेंट, हमारे देश में एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंडर में प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा तीनों आते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के संविधान में पार्लियामेंट के बारे में कहां दिया गया है, तो आप कह सकते हैं, यू कैन से आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में दिया है, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में दिया है। तो ये जो नंबर्स हैं 79, 52, 80, 81, दीज नंबर्स आर कोड नंबर्स। इसी कोड नंबर्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी कि 79 नंबर के आर्टिकल में एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें लिखा है देयर शैल बी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इजंट इट? तो आपको समझ में आया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? बच्चों को पता है क्या लगता है? बच्चों को लग रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसकी किताब है वो रिटन है और जिसकी किताब नहीं है वो अनरिटन है। ऐसा नहीं है। देखो, अगर एग्जाम्पल आप देखें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिटेन, इजंट इट? तो क्या भारत के संविधान की किताब है और ब्रिटेन के संविधान की किताब नहीं है? ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में जो भी मैटर लिखा है वो पॉइंट वाइज उसके लिए कोडिंग की गई है, कोड नंबर है, आर्टिकल्स हैं। जबकि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट वाइज या कोड नंबर नहीं है। अब ऐसा इनफॉर्मल वे में कह सकते हैं कि वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? पैराग्राफ की फॉर्म में बेटा, ठीक है, जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट्स, नो कोड नंबर। आ रही बात समझ में? तो रिटन माने जहां पे कोड नंबर है, अनरिटन माने जिसमें कोड नंबर नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स हो गए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म देखो बेसिक्स है, तो मैं पहले आपको वोकैबुलरीज कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर करवा रहा हूं कि आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। अब लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन माने क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं बेटा? विधायिका। अब इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं, हिंदी में करने वाले देखो, विधि बनाने वाली इकाई। अब आप बहुत ही टफ एक विशुद्ध हिंदी हो जाएगी। इकाई संस्था मान लो, इकाई को संस्था। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा? लॉ मेकिंग
बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब है जहां पर कानून बनाए जाते हो। अब कानून हमारे देश में कहां बनाए जाते हैं, तो आप देखो कानून जो बनाए जाते हैं दो जगह बनते हैं। एक बनेंगे बेटा सेंटर में देश को चलाने के लिए, एक बनेगा स्टेट में राज्य को चलाने के लिए। तो सेंटर में हमारे पास पार्लियामेंट है बेटा, क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टेट में हमारे पास इसके लिए कोई टर्म तो नहीं है, ध्यान रखना। सेंटर में लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, ये एक शब्द है। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधान मंडल। अब देखो हमने बोला लेजिस्लेशन माने लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी सेंटर में और स्टेट में, सेंटर में पार्लियामेंट, और फिर आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंडर में मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा राज्यसभा है यहां पर लॉज बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर देश को चलाने के लिए लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, नीतियां बनती हैं। देश को चलाने के लिए जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट में होता है ना। तो ये लॉ मेकिंग बॉडी है। लोकसभा राज्यसभा क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। वहीं पर स्टेट में आप कह सकते हैं गवर्नर, जीओ मैं पूरा लिख देता हूं, गवर्नर। एलए का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बेटा। और वहीं पर एलसी का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, ध्यान रहेगा। इसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, तो आप इसको भी मेंशन कर लो, इसे कहते हैं विधान सभा और इसे कहते हैं विधान परिषद, ओके। तो सेंटर में लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और वहीं पर स्टेट में गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तो यानी कि इन सब चीजों का कोई आर्टिकल होगा तो देख लो, मैं यहां ये भी मेंशन कर देता हूं आपके लिए। आर्टिकल 79, 80, 81, 52, ये तो मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया, इसका भी देख लो। आर्टिकल 12 और 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है बेटा, राज्य। आर्टिकल 153, आर्टिकल 168 और आर्टिकल 169। तो मैंने आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन को दोनों कनेक्ट किया, तो अब आपको पता चल गया लेजिस्लेशन का मतलब होता है जहां कानून बनाए जाते हैं, और कानून जो बनते हैं वो आपके सेंटर और स्टेट दोनों जगह बनते हैं। देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट में, और राज्य को चलाने के लिए विधानसभा, विधान परिषद। इज इट क्लियर? अच्छा, अब कुछ बच्चों का हो सकता है डाउट हो, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं, हमारे भारत में इस समय 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज है बेटा, ठीक है। अच्छा, इन 28 राज्यों में से आपको यह भी ध्यान रखना, हमारे देश में लेजिस्लेटिव असेंबली हर राज्य में है, यानी कि 28 के 28 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके, ये आपका ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो केवल 6 ही राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपके लिए थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो, LA केवल 22 में, ठीक है, LA प्लस LC 6 में, तो 22 और 6 28 हो गए। 22 में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है और 6 में लेजिस्लेटिव असेंबली के संग लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो 28 जो है ऐसे राज्य हैं जिसमें से 22 में विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है, 6 में विधानसभा के संग विधान परिषद भी है, ठीक है। तो ये आपका लेजिस्लेशन टर्म भी कंप्लीट। और अभी आपने देखा कि इसी महीने 2024 सितंबर 2024 आपने देखा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के इलेक्शन हुए, यानी कि वहां भी विधानसभा फॉर्म हो रही है, तो वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट आ रही है। तो जरा आप मेरे को अभी कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं
भारत में ऐसे कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? देखो यूनियन टेरिटरीज, पहले तो आप मुझे बताएं यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, कमेंट बॉक्स पर बताएंगे आप, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज में आप ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी, क्या यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा और विधान परिषद हो सकती है? अगर हो सकती है तो भारत के कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विधानसभा है? क्लियर है? मेरा प्रश्न आपसे है, कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएं, भारत में जो यूनियन टेरिटरीज हैं 8, क्या उन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा हो सकती है? अगर हो सकती है तो भारत में किन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है? मुझे ये जवाब देंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पार्लियामेंट वर्ड आ गया, तो ये आप ध्यान रखें, ये जो पार्लियामेंट है ये लॉ मेकिंग बॉडी है बेटा। क्या है ये? लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट के मेंबर को, अब ध्यान रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? सदस्य। पार्लियामेंट माने क्या होता है? संसद। पार्लियामेंट माने क्या होता है बेटा? संसद। तो संसद के सदस्य को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप बोलते हैं एमपी। क्या ये ध्यान रहेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप बोलेंगे एमपी। ओके बेटा। अच्छा, अब कोई व्यक्ति कहे कि लोकसभा से मेंबर है वो, ठीक है, कि एक व्यक्ति लोकसभा से है, एक व्यक्ति राज्यसभा से है, तो चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो, चाहे आप राज्यसभा के मेंबर हो, जब हम बात कहेंगे कि हम इनको कैसे संबोधित करें, इनको हम क्या बुलाएंगे, तो इन दोनों को ही एमपी कहा जाएगा। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप ये ध्यान रखें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के, फर्क नहीं पड़ता, आपको एमपी ही कहा जाएगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट का ही भाग है, ठीक है। अच्छा, इसी को बेटा हिंदी में कह देते हैं सांसद। क्या बोलते हैं बेटा? सांसद। इज इट क्लियर? यहां तक की कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखो ये स्टेट लेजिस्लेचर है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में राज्य लेजिस्लेचर को हिंदी में हम कह देते हैं विधान मंडल। और राज्य विधान मंडल के 3 पार्ट्स हैं, मैं बता चुका हूं, विधानसभा, विधान सभा, विधान, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये परिषद है, परिषद, और ये सभा, ठीक है। और ये राज्यपाल, ये कौन है? राज्यपाल। ओके, तो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके मेंबर को आप कहते हैं एमएलसी, और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को कहते हैं एमएलए। यहां एक अंतर आ गया। आप यहां देखें, आप लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के, आपको हम एमपी ही बोल रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां पर दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। एलसी के मेंबर को एमएलसी, एमएलए के मेंबर को एमएलए। फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हां, कोई आपको पूछे कि भाई एमपी को हिंदी में सांसद बोलते हैं, तो क्या एमएलए और एमएलसी को भी हिंदी में कुछ बोलते हैं? यस, आपने बहुत बार सुना है विधायक। तो जो विधायक है, एमएलसी हो चाहे एमएलए हो, दोनों को हिंदी में हम क्या बुलाते हैं? विधायक। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पिक्चर क्लियर हो रही होगी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई ये विधायक, सांसद, दोनों में अंतर क्या है, कौन सेंटर में होता है, कौन स्टेट में होता है, एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है, ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो मैंने आपको मैंने जो क्लास स्टार्ट करी है बेसिक्स, उसमें यही बताने के लिए कि आप ध्यान रखें कि ये सब चीजें आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए, कि जब हम पॉलिटी स्टार्ट करें तो कंफ्यूजन ना हो कि बच्चे को पता ही नहीं है कि एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। अब बेसिक्स में ही
हमने ये तो सुन लिया भाई एमपी, एमएलए, एमएलसी वगैरह क्या होते हैं। अब एक चीज ये बताओ, जब आपसे पूछा जाए कि भाई 2024 में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, तो आप कहेंगे यस सर इलेक्शंस हुए। तो आखिरकार इलेक्शंस भी आप ध्यान रखें दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और एक होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, दो तरह के इलेक्शन होते हैं। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसका मतलब क्या है? जिसमें पब्लिक वोट करती है। ऐसे इलेक्शन जिसमें पब्लिक वोट करेगी वो कहलाएगा डायरेक्ट इलेक्शन। और ऐसे इलेक्शन जिसमें पब्लिक के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, अब रिप्रेजेंटेटिव्स को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिनिधि। एग्जाम्पल के लिए हमारे द्वारा चुने गए एमपी, एमएलए, है ना, तो जिसमें पब्लिक वोट करे वो डायरेक्ट और जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करे वो इनडायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर ये बता दो। तो एग्जाम्पल होगा बेटा, अभी आपने देखा इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए, तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पब्लिक ने वोट डाला। या फिर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं किसी राज्य में तो वो डायरेक्ट होते हैं। या लोकल बॉडीज के जब चुनाव होते हैं वो भी डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स में आप देख लो, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, राज्यसभा के इलेक्शन की और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन की, तो ये ऐसे इलेक्शन हैं जिनके बारे में जनता को पता नहीं चलता क्योंकि जनता उसमें वोट डालने नहीं जाती। इसमें तो जनता के द्वारा चुने गए एमपी, एमएलए डायरेक्ट इलेक्शन है और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या इसके अलावा कोई इलेक्शन है? यस। तो आपका ये जवाब होना चाहिए कि यस सर एक इलेक्शन हमने और सुने हैं और उस इलेक्शन का नाम क्या है? बाय इलेक्शन। क्योंकि ये इसको हम हिंदी में कहते हैं उपचुनाव। अब ये उपचुनाव क्या है तो उपचुनाव भी समझो, इसको भी क्लियर कर देते हैं। जैसे भाई लोकसभा के इलेक्शन हुए तो आप मुझे बताएं बेटा लोकसभा में सीट कितनी है? तो आप कहेंगे सर सीट है आपकी लोकसभा में 550। अब जो लोकसभा की सीट है 550, इनमें से इलेक्ट हुए 543। इलेक्ट कितने होते हैं? 543। 7 सीटें तो अलॉट ही नहीं करी हैं। अब 543 इलेक्ट होते हैं, तो अब मानो इनमें से किसी एक एमपी ने या 2 एमपी ने, 3 एमपी ने रिजाइन कर दिया। कोई हो सकता है रिमूव हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, कंडीशन हो सकती है वैकेंट होने की। तो ऐसे में जो सीट वैकेंट होती है तो उस वैकेंट सीट्स के लिए बेटा, वैकेंट सीट्स के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसी को कहते हैं उपचुनाव। दोबारा समझो क्या होता है, एक और तरीके से बता रहा हूं। लोकसभा का चुनाव 5 साल में होता है, ठीक है, जैसे 2024 में हुआ, अगला 2029 में। लेकिन अगर लोकसभा की कोई सीट वैकेंट हो जाए, क्या हो जाए? वैकेंट हो जाए, रिजाइन देने की वजह से, रिमूव कर देने की वजह से, डिस्क्वालीफाई होने की वजह से या XYZ कोई भी कारण हो, तो अगर लोकसभा के टर्म से पहले 2029 से पहले ही अगर लोकसभा की कोई सीट वैकेंट होती है तो उस वैकेंट सीट के लिए जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा तो उसी को कहेंगे बाय इलेक्शन, यानी कि उपचुनाव। तो जो फुटकर 2-4 इक्का दुक्का सीटों के लिए इलेक्शन बीच बीच में होते रहते हैं वही उपचुनाव कहलाए जाते हैं। और ऐसा मैंने कंपलसरी नहीं बोला कि केवल लोकसभा, फिर चाहे वो राज्यसभा के लिए हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो या कोई भी, ठीक है ना। तो जब भी किसी हाउस के टर्म के पूरा होने से पहले कुछ सीटों के लिए, इक्का दुक्का सीटों के लिए इलेक्शन होते हैं तो वो कहलाते हैं उपचुनाव। डन, चलिए गुड। तो मैंने आपको यहां इलेक्शन बता दिया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सब कॉपी भी कर लिया होगा, ठीक है। मैं रब कर दूं इसे। चलिए अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बेटा एक चीज और, कोई आपसे पूछे कि 2024 में इलेक्शन हुए बेटा,
तो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो क्या लोकसभा के इलेक्शन को हम प्रधानमंत्री के इलेक्शन कह सकते हैं? क्या इसी को हम जनरल इलेक्शन कह सकते हैं? क्या इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन कह सकते हैं? ध्यान देना मैंने क्या बोला। इस साल लोकसभा के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री का चुनाव कह सकते हैं इसे? क्या इसको हम जनरल इलेक्शन कह सकते हैं? क्या इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन कह सकते हैं? तो जब भी आप किसी के मुंह से ये बातें सुने इलेक्शन के टाइम पीरियड में, है ना, या फिर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आप ऐसा सुने कि भाई 2029 के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है, या केंद्र सरकार के चुनाव अब 2029 में होंगे, अगर आप ऐसे शब्द सुने तो समझ जाना ये चारों स्टेटमेंट जो मैंने लिखे हैं ये सब एक ही बात है। आप चाहे लोकसभा के चुनाव कहो, प्रधानमंत्री के चुनाव कहो, जनरल इलेक्शन कहो, या केंद्र सरकार के चुनाव कहो, एक ही बात है। कैसे समझते हैं? देखो 2024 में जब चुनाव हुआ, ठीक है, लोकसभा का, किसका चुनाव हुआ? लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा के चुनाव से इलेक्ट कौन हुआ? इलेक्ट हुए बेटा एमपी। आप क्या बोलोगे? सर एमपी इलेक्ट हुए लोकसभा के चुनाव से। फिर जब एमपी इलेक्ट हो गए तो फिर क्या देखा गया कि भाई विच एवर पॉलिटिकल पार्टी, विच एवर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल विंस द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। मैं किस हाउस की बात कर रहा हूं? ये जो मैंने लोकसभा राज्यसभा लिखा है, ये लिखा है ना लोकसभा राज्यसभा, एक्चुअली में इन दोनों को क्या कहते हैं? सदन। हिंदी में सदन और इंग्लिश में हाउस, ठीक है। तो जो भी राजनीतिक दल सदन का बहुमत जीतेगा, अब ये बहुमत क्या होता है तो वो भी ध्यान रखें। बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 किसका? हाउस का, टोटल सीट का। तो लोकसभा की सीट कितनी है बेटा? आप कहोगे सर लोकसभा की सीट है 550, तो 550 का मतलब हो गया 276। 550 में से 276 सीटें, जो भी राजनीतिक दल ये कहेगा कि हमारे पास इतने एमपी की संख्या है मौजूद, तो वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? वो जीतने वाली पार्टी फॉर्म करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। लोकसभा का चुनाव हुआ, भाई मानो आप क्लास में एडमिशन ले लिया बच्चों ने, क्लास में जब बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो अब अगर किसी को मॉनिटर बनना है तो मॉनिटर बनने के लिए चाहिए मेजॉरिटी। तो यहां पर भी क्या हुआ? लोकसभा का चुनाव हुआ, एमपी आ गए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी प्रूव करी तो वो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो लिख देता हूं, विच एवर पॉलिटिकल पार्टी विंस द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस विल फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकसभा के चुनाव से ही सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी गई। क्लियर है? तो ये आपके लिए एक पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव लोकसभा से होता है या राज्यसभा से? तो आप कहेंगे सर लोकसभा से सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीती XYZ, तो वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? प्रधानमंत्री का चेहरा देती है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 3 में यहां लिख रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी गिव्स द फेस ऑफ पीएम। पॉलिटिकल पार्टी में किसकी बात कर रहा हूं? जो जीती, जो पॉलिटिकल पार्टी जीती वो पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री का चेहरा देती है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा जब दे दिया जाएगा, चौथा पॉइंट, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट हिम एज पीएम। पॉलिटिकल पार्टी जो
प्रधानमंत्री का चेहरा देगी, उसी को राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे पीएम। यानी कि आप ध्यान रखें, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनते ही पॉलिटिकल पार्टी ने प्रधानमंत्री का चेहरा दे दिया, तो प्रधानमंत्री के चुनाव भी हम इसे कह सकते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? तो आप ये ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है या अपॉइंट होता है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री इज अपॉइंटेड, प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट नहीं हुआ है। वो इलेक्ट तो एज एन एमपी हुआ है, प्रधानमंत्री एज एन एमपी इलेक्ट हुए हैं, प्रधानमंत्री को क्या है, एज अ पीएम अपॉइंट किया जाता है। जैसे क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है एज अ स्टूडेंट, फिर उसको मॉनिटर अपॉइंट किया जाता है, तो यहां पर एडमिशन हुआ एज एन एमपी, है ना, अपॉइंट किया जा रहा है एज अ पीएम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। मैंने कहा 2024 में लोकसभा के इलेक्शन से प्रधानमंत्री के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन एक ही बात है। उसको मैंने प्रूफ कैसे किया, लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में एमपी आए, फिर जिस पॉलिटिकल पार्टीज के पास एमपीज की ये संख्या थी, मेजॉरिटी थी, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पॉलिटिकल पार्टी की बनी उसने प्रधानमंत्री का चेहरा दे दिया, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ने फिर प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया। तो अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो क्योंकि लोकसभा के चुनाव में पब्लिक वोट करती है बेटा, कौन वोट करती है, पब्लिक वोट करती है, तो इसीलिए इसको आम चुनाव, जिसमें आम जनता वोट करती है, क्या बेटा, जिसमें आम जनता वोट कर रही है, तो इसीलिए इसको जनरल इलेक्शन भी कहा जा रहा है। तो जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा आपको क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से बिल्कुल कॉपी पेस्ट मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो, जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, तो आप कहेंगे विधानसभा के इलेक्शन से, विधानसभा के इलेक्शन से एमएलए इलेक्ट होंगे। कौन इलेक्ट होंगे बेटा, एमएलए इलेक्ट होंगे। फिर यहां पर भी वही कॉपी पेस्ट, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, पॉलिटिकल पार्टी विंस, वही पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगी स्टेट गवर्नमेंट, वही पॉलिटिकल पार्टी गिव्स फेस ऑफ सीएम। वही कॉपी पेस्ट है, देख लो। स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से एमएलए इलेक्ट होंगे। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी विन करेगी, विन करने का मतलब मैंने क्या बताया था, विन करना मतलब होता है मेजॉरिटी प्रूफ, मेजॉरिटी प्रूफ। और मेजॉरिटी बच्चे कहेंगे कि सर मेजॉरिटी यहां क्या लेंगे, तो उस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसकी मेजॉरिटी। और हर राज्य की विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं, जैसे उत्तराखंड की 70 है, तो पंजाब की 117 है, तो यूपी की 403 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, जिस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें उसी की मेजॉरिटी प्रूफ कर जो कर देगी पॉलिटिकल पार्टी, वही स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वही पॉलिटिकल पार्टी सीएम का फेस देगी। तो ये सीएम के इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन एक ही बात है। तो अब आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। लोकसभा से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी और लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टेट गवर्नमेंट बनी। कोई कंफ्यूजन बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, देख लो, कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम है या तो श्योर एकदम गुड। चलिए, तो अब आपको बेसिक्स में ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई एमपी एमएलए वगैरह क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है। अब इसी में मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, अगर आप समझ में आ रहा है आपको तो आगे बढ़ते हैं। देखो,
बेटा देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, पीएम अपॉइंट हो गए। अब आप मुझे बताएं, पीएम जब अपॉइंट होंगे तो पीएम लोकसभा से हो सकते हैं या राज्यसभा से हो सकते हैं? एक सवाल है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पॉलिटिकल पार्टी की बनी, उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा दिया। अब वो प्रधानमंत्री का जो चेहरा दिया वो लोकसभा से हुए या राज्यसभा से होंगे? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कैन बी फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा। इवन ध्यान रखना जो मैं लिख रहा हूं, इवन फ्रॉम आउटसाइड, इवन एन आउटसाइडर। अब ये आउटसाइडर का मतलब क्या है? जो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, कंडीशन ये है दैट विद इन 6 months वन हैज टू प्रूव इट्स मेंबरशिप। मैंने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, प्रधानमंत्री अपॉइंट हो गए। प्रधानमंत्री लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से? तो मैंने ये क्लियर किया, प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। बाहर से होने की कंडीशन इतनी है कि विद इन 6 months उनको अपनी मेंबरशिप यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर बनकर आना पड़ेगा। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आप और बच्चों को भी इसको शेयर कीजिएगा। आपको ऐसी ही क्लासेस में ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी और मैं इसी तरीके से बिल्कुल स्क्रैच लेमन भाषा में आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा। जैसे अभी आपकी बेसिक्स चल रही है, फिर आगे चल करके मैं सीक्वेंस में चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा मैटर प्रोवाइड करा दूंगा जो यूपीएससी पेपर पैटर्न पे बेस्ड होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ लास्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हो चुके हैं जो राज्यसभा से थे। कहां से थे बेटा? राज्यसभा से थे। ठीक है ना? अच्छा एक चीज और यहां बता दूं, एक पॉइंट तो मैंने आपको यह बताया, प्रधानमंत्री जब अपॉइंट हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री अपनी टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपनी टीम। तो प्रधानमंत्री जब अपनी टीम बनाते हैं तो वो टीम में, इस टीम को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो टीम है, तो प्रधानमंत्री अपनी टीम में मेंबर भी सेम कॉपी पेस्ट चाहे तो राज्यसभा से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे लोकसभा से हों। ठीक है, वो राज्यसभा से भी कुछ मेंबर ले सकते हैं और चाहे तो बाहर से भी मेंबर ले सकते हैं। बाहर की कंडीशन यही सेम कॉपी पेस्ट है। तो प्रधानमंत्री जो अपनी टीम चूज करता है उसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम प्रधानमंत्री लोकसभा से लेता है, कुछ मेंबर चाहे तो राज्यसभा से और कुछ मेंबर चाहे तो बाहर से भी ले सकता है। लेकिन बाहर से लेने की कंडीशन ये वाली है, सेम कॉपी पेस्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हुई, और यही चीज आप दिमाग लगाएं। स्टेट होता तो स्टेट में सीएम के साथ भी सेम कॉपी पेस्ट, सीएम के लिए की टीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी टीम में भी मेंबर एलए, एलसी या आउटसाइडर। आउटसाइडर होता तो वहां पर भी सेम कंडीशन, विद इन 6 months मेंबरशिप प्रूफ करो। तो मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और आपको अगर सच में ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स पर अगर आप लिखेंगे तो उससे क्या ना, हमें भी एक इंकरेजमेंट मिलेगी। और कमेंट बॉक्स पर डेफिनेटली आप थोड़ा सा सजेशंस दे सकते हैं कि अगर और ज़्यादा इलेबोरेट कुछ और आपको पूछना है तो मैं वो भी आपके पॉइंट्स क्लियर कर सकता हूँ। तो बच्चों फिलहाल आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताया है, इस बेसिक्स को हम अगली क्लास में खत्म कर देंगे और फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीज़ों में अगर आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर बताना, मैं अगली क्लास में पहले आपके डाउट्स लूंगा और उसके बाद मैं क्लास को कैरी ऑन फॉरवर्ड करूंगा। ओके, चलिए, जय हिंद एवरीवन। और मेक श्योर इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे फ्री में उन बच्चों को भी
इसका लाभ प्राप्त हो सके। और ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ।